हेलो बच्चों। अपने पिछले क्लास में हम लोगों ने YDSC यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखा था। ठीक है, आज की क्लास में हम उसी का कंटिन्यूएशन कर रहे हैं और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये YDSC के प्रयोग से हमको क्या इम्पोर्टेंट रिलेशंस मिले, क्या इम्पोर्टेंट उसके कंक्लूजन है और इंटरफेरेंस, अगर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस हमको चाहिए तो उसके लिए क्या कंडीशंस हैं। साथ ही हम लोग देखेंगे कि अगर एक पाथ ऑफ लाइट के रास्ते में कोई हम ट्रांसपेरेंट मीडियम रख देते हैं, यानी कि कोई प्लेट या कोई ऐसा चीज रख देते हैं तो क्या होगा। और अगर ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो हम लोग एयर में या वैक्यूम में करते हैं, अगर हम उस पूरे एक्सपेरिमेंट को किसी मीडियम में करेंगे तो क्या होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम कुछ इन चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि हमने कल पढ़ा क्या था। हमने कल पढ़ा था कि जब हम दो लाइट वेव्स को एक दूसरे पर इंटरफेयर करने के लिए अलाउ करते हैं, यानी S1 सोर्स और S2 सोर्स से जब कोई दो लाइट किसी स्क्रीन पर मिलती है तो सेंटर पे हमको मैक्सिमा मिलता है, सेंट्रल ब्राइट मैक्सिमा मिलता है। ठीक है, फिर अलग अलग जगह पे अलग अलग पाथ डिफरेंस होने की वजह से डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे हमको या तो मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है। ठीक है, हर मैक्सिमा और हर मिनिमा की एक अलग डेफिनेशन है, अलग लोकेशन है। तो उसके लोकेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला था। कैसे? पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, किस फ्रिंज के लिए? ब्राइट फ्रिंज के लिए फॉर्मूला क्या है और डार्क फ्रिंज के लिए फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले आप अपने रिकॉल करने की कोशिश करिए, अगर नहीं याद आ रहा तो आप देखिए। ब्राइट फ्रिंज के लिए जो उसकी पोजीशन का फॉर्मूला है वो है n लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ठीक, और डार्क फ्रिंज के लिए n -1/2 लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। यहाँ n की वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। यहाँ n की वैल्यू 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। ऐसा इसलिए कि 0 पर हम लोगों को हमेशा ब्राइट ही मिलता है, इसलिए 0 फॉर ब्राइट वाले में ही यूज कर रहे हैं, डार्क वाले में नहीं कर रहे हैं। सेंटर पर ब्राइट फ्रिंज यानी कि मैक्सिमा, उसके ऊपर डार्क, फिर नीचे भी डार्क। इस तरीके से हम लोग देखे थे कि डार्क ब्राइट का अल्टरनेट फ्रिंज मिलता है, जिसे इंटरफेरेंस फ्रिंजेस कहते हैं। जो ये फ्रिंजेस हैं इनका शेप कैसा था? तो इनका शेप था हाइपरबोला। फ्रिंज विड्थ बीटा कितना था? लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। और एंगुलर फ्रिंज विड्थ थीटा था लेमडा बाई स्मॉल डी। ठीक, लीनियर फ्रिंज विड्थ लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी और एंगुलर फ्रिंज विड्थ लेमडा बाई स्मॉल डी। ये फॉर्मूला हमारा आया था पिछली क्लास से। अब देखिए, अगर हम इस पूरे सेटअप को, पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप उठा करके किसी ऐसे मीडियम में रख दें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ है। ठीक, तो मान लीजिए कि कोई ऐसा मीडियम रख दें, इफ होल सेटअप इज, अगर हम पूरा सेटअप इसमें रखें, इज प्लेस्ड इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मान लिए एन तो यूज होता है बार बार, तो म्यू लिख लेते हैं। तो क्या होगा? सिंपल है कि जहां जहां वेवलेंथ है, जैसे होगा क्या, जब हम लाइट को किसी वैक्यूम से जब लाइट किसी मीडियम में ट्रेवल करेगी तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। और यही फॉर्मूला होता है वेवलेंथ के केस में भी, और हो जाता है कि स्पीड वेवलेंथ ऑफ लाइट इन, इसमें याद है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम, नहीं, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक, डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम। तो अगर इसको सॉल्व करके देखें तो वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम का फॉर्मूला आएगा वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम।
है ना। इससे क्या होगा कि जो लाइट जब वैक्यूम में ट्रेवल कर रही थी तो वेवलेंथ लैम्डा था, तो अगर हम मीडियम में ट्रेवल कराएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, वेवलेंथ हो जाएगा लैम्डा बाई म्यू। इससे क्या होगा, हर चीज की जगह जहां लैम्डा है वहां लैम्डा बाई म्यू आ जाएगा, जहां जहां लैम्डा है वहां वहां लैम्डा बाई म्यू आ जाएगा। जो उसका सबसे इंपॉर्टेंट फर्क पड़ेगा वो पड़ेगा फ्रिंज विड्थ और एंगुलर फ्रिंज विड्थ पर। फ्रिंज विड्थ का नया फॉर्मूला हो जाएगा, लैम्डा की जगह क्या रखे, लैम्डा बाई न्यू। तो लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी है, तो लैम्डा की जगह लैम्डा बाई म्यू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। अब देखिए लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी को क्या बोले थे, बीटा, तो इसको बोल देंगे नया बीटा, यानी बीटा कॉमा यानी बीटा इन मीडियम। तो फ्रिंज विड्थ इन मीडियम ओरिजिनल फ्रिंज विड्थ के 1 बाई म्यू टाइम्स होता है। फ्रिंज विड्थ इन मीडियम ओरिजिनल फ्रिंज विड्थ के बीटा बाई म्यू टाइम्स होता है। मीडियम में फ्रिंज विड्थ ओरिजिनल फ्रिंज विड्थ यानी वैक्यूम में फ्रिंज विड्थ के 1 बाई म्यू टाइम्स होता है। इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन अक्सर पूछता है स्लिट विड्थ दे, तो मान लो कि दो स्लिट्स थी, उन दोनों स्लिट्स की स्लिट विड्थ W1 और W2 है। स्लिट्स का विड्थ कितना है, W1 और W2। स्लिट विड्थ मतलब स्लिट कितनी चौड़ी है। तो सिंपल सी बात है, अगर स्लिट चौड़ा होगा तो उससे लाइट ज्यादा लाइट इंटर करेगा, अगर ज्यादा लाइट इंटर करेगा तो W1 बाई W2, स्लिट का विड्थ ज्यादा होगा तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी ज्यादा होगी, I1 बाई I2। ठीक, और अगर ऐसा हुआ तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और हम लोग जानते हैं कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ए स्क्वायर के। तो ये हो गया A1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई E2 स्क्वायर। तो कई बार इंटेंसिटी का रेशियो पूछ के स्लिट विड्थ का रेशियो पूछता है, स्लिट विड्थ का रेशियो पूछे तो इस फॉर्मूले से आप जा सकते हैं। क्लियर है। अब अगर हम मान लीजिए कि अगर हम अलग अलग कलर का लाइट यूज करते हैं तो फ्रिंज विड्थ के पैटर्न पर क्या फर्क पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा कि जो फ्रिंज विड्थ का पैटर्न होता है बीटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। किस पे प्रोपोर्शनल है, वेवलेंथ के। तो अगर हम रेड कलर का लाइट यूज करते हैं तो फ्रिंज विड्थ ज्यादा मिलेगा कि कम, ऑब्वियसली ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू द फ्रिंज विड्थ ऑब्टेन्ड इन केस ऑफ वायलेट या एनी अदर कलर। और ये ऑर्डर हमारा कैसे चलेगा, विबग्योर के उल्टे फॉर्मेट में, यानी मैक्सिमम फ्रिंज विड्थ मिलेगा रेड के लिए, फिर ऑरेंज के लिए, फिर वायलेट येलो के लिए, फिर ग्रीन के लिए, फिर ब्लू के लिए, फिर इंडिगो के लिए, फिर वायलेट के लिए। यानी मैक्सिमम फ्रिंज विड्थ कब मिलेगा, रेड के लिए। मैक्सिमम फ्रिंज विड्थ का मतलब समझिए कि ये रहा आपका ब्राइट, फिर डार्क, ठीक, फिर ऊपर ब्राइट है उसके ऊपर फिर डार्क, फिर ब्राइट है फिर डार्क, इस तरीके का फ्रिंज पैटर्न मिलेगा। ठीक है, ये जो फ्रिंज विड्थ है, ये विड्थ को क्या कहते हैं, फ्रिंज की विड्थ यानी बीटा कहते हैं। ये क्या है, फ्रिंज विड्थ है। ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ जो है अगर ज्यादा होगी तो हमको इंटरफेरेंस पैटर्न क्लियरली दिखाई देगा। तो रेड कलर का फ्रिंज विड्थ
वायलेट कलर के फ्रिंज विड्थ से क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों? बिकॉज द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज मोर देन द वेवलेंथ ऑफ द वायलेट कलर। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना है, रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा होने के नाते फ्रिंज विड्थ भी ज्यादा मिलेगा। एक क्वेश्चन बोर्ड पूछता है, व्हाट हैपेंस टू द फ्रिंज विड्थ व्हेन white light is used in place of the monochromatic light in the YDSC। अगर हम यंग के दिक रेखा छिद्र प्रयोग में यानी कि YDSC में मोनोक्रोमेटिक यानी एक वर्णीय प्रकाश के जगह पे श्वेत प्रकाश की किरण का स्रोत यूज करते हैं तो क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, उस स्थिति में अगर हम श्वेत प्रकाश यूज करते हैं तो क्या होगा, व्हाइट लाइट यूज करते हैं तो इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होगा, ध्यान रखना। कुछ पॉइंट्स हैं इस पे, क्या क्या पॉइंट्स हैं। व्हाइट लाइट यूज करने से सेंटर पे यानी एट ओ वी गेट ए व्हाइट मैक्सिमा। हमको क्या मिलेगा, व्हाइट मैक्सिमा मिलेगा। हमको ओ पर क्या मिलेगा, यानी सेंट्रल पॉइंट पे हमको क्या मिलेगा, व्हाइट मैक्सिमा, व्हाइट कलर की हाईएस्ट इंटेंसिटी मिलेगी। उसके ऊपर उसके बाद ऑन बोथ साइड्स, इसके बोथ साइड्स पे हमको क्या मिलेगा, ऑन बोथ साइड्स मैक्सिमा ऑफ वेरियस कलर मिलेगा। क्या मिलेगा, मैक्सिमा ऑफ वेरियस कलर्स मिलेगा, अलग अलग कलर का मैक्सिमा मिलेगा। मतलब मैक्सिमा मिनिमा अलग अलग मिलेगा, लेकिन मिनिमा हर बार डार्क होगा पर मैक्सिमा हर बार अलग अलग कलर का होगा। क्लियर? सबसे नजदीक मैक्सिमा होगा किसका, वायलेट का, उसके बाद इंडिगो का, उसके बाद ब्लू का, उसके बाद ग्रीन का, उसके बाद ऑरेंज का, उसके बाद मतलब येलो, ऑरेंज और रेड। यानी सेंट्रल लाइट के, सेंट्रल ब्राइट के सबसे नजदीक होगा वायलेट और उससे फिर दूरी बढ़ती जाएगी और सबसे किनारे पर होगा रेड कलर का सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आते हैं कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न होता है, अगर ऐसा होता है कि जब दो लाइटें आपस में मिलती हैं तो इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। हमारे डेली लाइफ में तो हमेशा दो तीन लाइटें अलग अलग कलर के, अलग अलग सोर्स से अलग अलग लाइटें आती हैं, मिलती रहती हैं। तो ये इंटरफेरेंस पैटर्न जनरली हमको क्यों नहीं दिखाई देता है? वैसे दिखता है, कैसे दिखता है, जब हम किसी चीज पर, किसी स्क्रीन पर लाइट टार्च चलाते हैं या कहीं से बल्ब की लाइट आती है तो वो हमको एकदम फैली हुई चमकती हुई दिखाई देती है। वो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से ही होता है। किसी बुलबुले पे जो कलर फ्लो होता है, जो कलर होता है अलग अलग रंग का, मैंने शुरू में बताया था, वो कलर किस लिए आ रहा है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? जैसे जब हम अपनी आंख को ऐसे मीच के और ओपन करते हैं तो हमको कुछ इधर उधर चीजें उड़ती हुई दिखाई देती हैं, वो भी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से ही होती है। ठीक है ना, कहीं डार्क और कहीं ब्राइट फ्रिंजेस मिल जाती हैं। अब अगर इंटरफेरेंस पैटर्न्स वैसे इतना इम्पोर्टेंट हैं तो हम लोगों को ऐसे डेली लाइफ में क्यों नहीं दिखाई देती नॉर्मली, कि हमने दो टार्च चलाया और एक जगह उजाला हो जाए, एक जगह अंधेरा हो जाए, कहीं इंटेंसिटी कम हो जाए, कहीं इंटेंसिटी ज्यादा हो जाए, ऐसा क्यों नहीं होता? तो इसके पीछे वजह है कि इंटरफेरेंस जो होगा वो होगा तो हर लाइट के लिए, लेकिन आपको क्लियरली कब दिखाई देगा? तो इंटरफेरेंस पैटर्न में फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या है, याद करिए, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। कोई चीज आप देख कब पाएंगे, यानी ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंजेस आप देख कब पाएंगे, जब उनके बीच में प्रॉपर गैप हो, इतना गैप हो कि आप आसानी से देख पाए। जैसे ये सेंट्रल ब्राइट फिर डार्क, ठीक, फिर सेंट्रल ब्राइट फिर डार्क, मतलब फिर ब्राइट फिर डार्क, ऊपर फिर ब्राइट फिर डार्क, फिर ब्राइट फिर डार्क, ऐसे पैटर्न है। अगर ये फ्रिंज विड्थ सफिशियंट होगा तो हमको दिखाई देगा, और अगर ये फ्रिंज विड्थ सफिशियंट नहीं होगा तो हमको दिखाई
नहीं देगा। जैसे यहाँ इस स्क्रीन पर इंटरफेरेंस हो रहा होगा लेकिन आपको पूरा एक ही पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो होता क्या है कि क्योंकि वेवलेंथ ऑफ लाइट बहुत कम है, एंगस्ट्रॉम में है, 10⁻10 मीटर के ऑर्डर में है, तो जो हमको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है वो 10⁻6 -4 -7 मीटर के रेंज में मिलता है। इस वजह से हमको एग्जैक्टली इंटरफेरेंस पैटर्न हमेशा फील नहीं होगा, हमेशा दिखाई नहीं देगा। पर अगर हमको अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न देखना है तो इसका मतलब है कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, यानी जो इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है वो कैसा होना चाहिए, सस्टेन्ड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न होना चाहिए, यानी अस्थाई होना चाहिए। अस्थाई इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण होना चाहिए। तो उसके लिए क्या कंडीशंस हैं, कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, या कह सकते हैं अस्थाई या अच्छे व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें क्या क्या हैं, अच्छे व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें, कंडीशंस क्या क्या हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन आमतौर पे ऐसा बनता है, इसको थोड़ा समझ लीजिए। सबसे पहले जो लाइट सोर्स है वो कोहेरेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, लाइट सोर्स मस्ट बी कोहेरेंट। हिंदी में क्या कहेंगे, कला संबद्ध, कला संबद्ध, यानी जो लाइट सोर्सेज हैं उन्हें क्या होने चाहिए, कला संबद्ध होने चाहिए। यानी कि इसका मतलब क्या है, तो ध्यान रखिएगा, मैंने उस दिन भी बताया था, फिर से आपको समझा रहा हूं कि दो लाइट सोर्स या दो लाइट वेव को कोहेरेंट कब कहेंगे, व्हेन द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू लाइट वेव्स इज आइदर जीरो और कांस्टेंट। कब कहेंगे, व्हेन पाथ डिफरेंस बिटवीन, when path difference between two light waves is zero, और जीरो ना हो तो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तब हम उन्हें क्या कहेंगे, तब हम उन्हें कहेंगे कोहेरेंट, यानी कला संबद्ध कहेंगे। जब दो प्रकाश तरंगों के कलांतर, सॉरी पाथ लिख दिए, फेज लिखना चाहिए था, ठीक, क्या लिखना चाहिए, फेज। हाँ, कलांतर क्या हो, समान हो या कांस्टेंट हो या नियत हो, तब क्या कहेंगे कि वो कला संबद्ध यानी कि कोहेरेंट सोर्सेज है। ऐसी जरूरत क्यों पड़ी, तो हम लोग जानते हैं कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है उसका फॉर्मूला होता है क्या, उसका फॉर्मूला क्या था, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई, जहां फाई क्या है, फेज डिफरेंस है। अब अगर ये फेज डिफरेंस फाई टाइम के साथ वेरी करेगा तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी टाइम के साथ वेरी करेगी, और अगर टाइम के साथ इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेरी करेगी तो उसी जगह पे कभी डार्क बनेगा और उसी जगह पे कभी ब्राइट बनेगा। तो ना हमें ब्राइट दिखाई देगा क्लियरली, ना हमें डार्क दिखाई देगा, क्योंकि ये इंटरफेरेंस पैटर्न कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। तो ध्यान रखना है कि फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न द लाइट सोर्सेज मस्ट बी coherent, and for coherent sources we means, by coherent sources we means the phase difference between the two light waves is zero or constant। फर्स्ट क्लियर। सेकेंडली देखिए, जो लाइट वेव्स की इंटेंसिटीज होनी चाहिए, इंटेंसिटीज ऑफ लाइट वेव, इंटेंसिटीज ऑफ लाइट वेव्स मस्ट बी आइडेंटिकल, ठीक है। अगर पैटर्न अच्छा देखना है तो इंटेंसिटीज ऑफ लाइट वेव क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इसका बेसिक मतलब है कि इंटेंसिटी I1 और इंटेंसिटी I2 बराबर होना चाहिए। ऐसा क्यों, तो हम लोग देखे थे कि जब मैक्सिमम इंटेंसिटी आता है I मैक्स, तो उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। अगर ये दोनों बराबर होके मान लिए I हो जाए तो अंडर रूट I प्लस अंडर रूट I का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 अंडर रूट I का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा 4I।
मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी आएगी 4i, और मिनिमम इंटेंसिटी कितनी आएगी, तो अंडर रूट i1 माइनस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर है तो मिनिमम इंटेंसिटी 0 आएगी। इसका अर्थ हुआ कि जहां पे मिनिमम मिलेगा वहां इंटेंसिटी नहीं रहेगी, कंप्लीट डार्क रहेगा, और जहां पे मैक्सिमम मिलेगा वहां इंटेंसिटी 4i मिलेगी। इस केस में हमको इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब जो है वो जहां मिलेगी वहां बहुत क्लियर मिलेगी, और जहां लाइट नहीं है वहां एकदम से डार्क मिलेगा। इससे क्या होता है, इससे कंट्रास्ट अच्छा होता है। क्या अच्छा होता है, कंट्रास्ट अच्छा होता है। जैसे आपको ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन क्लियर दिखाई देगा। कंट्रास्ट का बेसिक मतलब क्या है कि भीड़ में कोई चीज आपको क्लियरली दिखाई दे, ठीक है। तो कंट्रास्ट तब होगा जब ब्राइट लाइट बहुत ब्राइट हो और डार्क लाइट बहुत डार्क हो, तो हमको क्लियरली इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देने लगेगा। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव मस्ट बी आइडेंटिकल। थर्ड पॉइंट, सो लाइट मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक। लाइट कैसा होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। लाइट कैसा होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक, यानी एक वर्णी होना चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ, लाइट में मल्टीपल कलर हो गए, तो उस केस में कई वेवलेंथ ऑफ लाइट हो जाएंगी। हर वेवलेंथ ऑफ लाइट के करस्पॉन्डिंग जो बीटा होता है वो अलग अलग होगा। हर वेव का बीटा जो अलग अलग होगा, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ है उसका बीटा कुछ और है, कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ है उसका बीटा कुछ और है। तो हो सकता है कि दो लाइट्स के मिलने से जिस पॉइंट पर मिनिमम मिला है उसी पॉइंट पर किसी और दो लाइट की वजह से क्या मिल जाए, मैक्सिमा। तो अगर मैक्सिमा और मिनिमा आपस में ओवरलैप कर गए तो आपको ना मैक्सिमा दिखेगा ना मिनिमा दिखेगा। जैसे ऐसे हैं तो दिख रहा है, ऐसे हैं तो कुछ नहीं दिख रहा है ना। तो उस केस में अगर ओवरलैपिंग से बचना है तो लाइट सोर्स कैसा होना चाहिए, मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की लाइट सोर्स जो है वो स्लिट्स शुड बी नैरो। स्लिट्स कैसे होने चाहिए, नैरो होने चाहिए। स्लिट्स सकरे होने चाहिए। क्या होने चाहिए, स्लिट्स सकरे होने चाहिए, क्योंकि जब चौड़ा स्लिट होगा तो उस स्लिट से ढेर सारी लाइट पास करेगी। जब सोर्स ज्यादा चौड़ा होगा तो स्लिट जब ज्यादा चौड़ा होगा तो सोर्स के रूप में काम करेगा। जो जहां वेव फ्रंट का एक ही पार्टिकल वेव बनाया था वहां वेव फ्रंट के कई पार्टिकल से अलग अलग वेव बन जाएंगे। मतलब जब हमने स्लिट बनाया था तो ऐसे बनाया था, एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। अब इस स्लिट पर जो वेव का पार्टिकल आया था उससे नया सोर्स नया वेव निकला था ऐसे, इस वाले से नया वेव निकला था ऐसे। क्लियर है, बात समझ में आई। इन दोनों का पैटर्न हमको क्लियरली दिख रहा था। पर अगर ये स्लिट चौड़े हों, कुछ इस तरीके के हो, तो यहां से एक ही स्लिट से कई वेव निकलेगी, यहां भी एक ही स्लिट से कई वेव निकलेगी। अब इन सबके सेट्स की वजह से जो इंटरफेरेंस पैटर्न होगा वो अगर आपस में ओवरलैप कर गया तो हमको कोई भी इंटेंसिटी क्लियर दिखाई नहीं देगी। इसलिए कहते हैं कि स्लिट्स मस्ट बी नैरो। स्लिट्स नकरे होने चाहिए सो दैट देयर इज नो ओवरलैपिंग बिटवीन द इंटरफेरेंस पैटर्न्स ऑब्टेन्ड बिटवीन द वेरियस सेट्स ऑफ द वेव्स। क्लियर है। इसका और डिटेल्ड अगर नोट्स आपको चाहिए तो आप हमारे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मैंने नंबर पिछले कई वीडियोस में आपको प्रोवाइड किया हुआ, ठीक है। इतना देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है, इसके अलावा भी और भी चीजें जैसे बीटा अच्छा करने के लिए द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड द स्लिट मस्ट बी सफिशिएंटली हाई। बहुत हाई भी नहीं कह सकते कि इतना दूर कर दिए कि इंटरफेरेंस पैटर्न ही नहीं बन रहा है, पर डी की वैल्यू सफिशिएंटली हाई होनी चाहिए, जितना पॉसिबल है उतना होना चाहिए, ठीक। स्मॉल डी यानी द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स S1 और S2
इन स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए, ताकि फ्रिंज विड्थ हमारा ज़्यादा बने, और जब फ्रिंज